Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you will be fine, healthy and happy. May Allah protect all of us from this pandemic. Today we start our lecture with the topic questions. What is the purpose of questions, how much score they carry, और इनको कैसे solve कर सकते हैं और how they can be tackled by us. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चंस का कितना पार्ट है हमारे पेपर में और ये कितनी वर्थ या वैल्यू रखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई क्वेश्चंस आर आस्क्ड, द पर्पस ऑफ क्वेश्चंस. The purpose of questions may be various types of questions are there and various purposes of there. The purpose of question may be for test, for research or for collecting information. Next, the worth and score or the value of the questions, कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं वो कितने मार्क्स कैरी करता है, उनकी कितनी वैल्यू है, कितना स्कोर है उनका, वो हम एक नज़र इस पे डालते चलते हैं. तो लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट ईयर में जो पोर्शन आता है क्वेश्चंस का, उसमें चॉइस होती है. 9 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से बच्चों ने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं. शॉर्ट स्टोरी से होते हैं, प्ले से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और पोएम से 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं. और 2 मार्क्स जो होते हैं, यानी ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. तो इस हिसाब से 6 क्वेश्चंस के 12 मार्क्स होते हैं और 5, 10, 4, 8 और इन सबको ऐड किया जाए तो 30 मार्क्स हैं. दैट इज़ 40% ऑफ द सब्जेक्टिव पेपर. यानी आपका सब्जेक्टिव पेपर जो होता है दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 40%. क्वेश्चंस कैरी 40% ऑफ द पेपर. अब नेक्स्ट है कि सेकेंड ईयर में कितना मार्जिन या कितना स्कोर होता है क्वेश्चंस का. इसमें भी ऐसे होता है कि 6 क्वेश्चन प्रोज दिए जाते हैं जो एसेज होते हैं आपकी बुक 2 में. फिर बुक 2 का सेकेंड जो पोर्शन है दैट कंसिस्ट ऑफ हीरोज़, और हीरोज़ में से भी 6 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं. हीरोज़ वाला जो पोर्शन होता है वो अलग अलग सेक्शन दिए जाते हैं आपको. फिर मिस्टर चिप्स जो नॉवल है उसमें से 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और ये टोटल बनता है 40 मार्क्स. यानी आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है वो 50% जो होता है वो क्वेश्चंस पे मबनी होता है, क्वेश्चन पे मुश्तमिल होता है. तो यहाँ से हम वर्थ और स्कोर और वैल्यू ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है. और ये सारा कुछ था क्वेश्चंस के बारे में आपके पेपर के लिहाज से. अब हम देखते हैं कि हम क्वेश्चंस को डील कैसे कर सकते हैं, उनको टैकल कैसे कर सकते हैं, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चंस वैसे बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं तो हम 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे जिस तरह के क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं. सो फर्स्ट इज़ क्लोज एंडेड क्वेश्चन. इन क्वेश्चंस को क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी कहा जाता है. इन क्वेश्चंस को येस और नो क्वेश्चंस भी कहा जाता है. येस नो क्वेश्चंस. क्योंकि क्लोज एंडेड इसलिए क्योंकि इनका आंसर जस्ट येस या नो पर मुश्तमिल होता है. यानी आपने जस्ट आंसर में येस या नो राइट करना होता है. वाई दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड, दे नीड बेसिक वैलिडेशन. यानी सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, बेसिक वैलिडिटी चाहिए होती है कि कितना कुछ पूछा जा रहा है और जस्ट येस और नो में आंसर काफ़ी है. सिंपल येस या नो आंसर होता है. और सेकेंडली अब हम ये देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उनके एग्जांपल्स. ये हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. यानी इनके स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में से कोई एक लगा होता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इज़ शी क्राइंग. अब इज़ जो है दैट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. अब यहाँ पे वॉज भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है अगर यहाँ पे प्लूरल है. तो ये इस तरह का क्वेश्चन होगा. तो ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हम येस या फिर नो में कर सकते हैं. इज़ शी क्राइंग, नो शी इज़ नॉट क्राइंग, येस शी इज़ क्राइंग. ये इतना सिंपल सा आंसर है. नेक्स्ट एग्जांपल भी कुछ ऐसी है, एक ऑक्सिलरी वर्ब लगाया गया है, डज या डू. डज ही नो यू. अब ये भी इतना ही आंसर इसका बनेगा कि अगर वो जानता है आपको, यू विल आंसर येस, एंड इफ ही डज नॉट नो देन यू मस्ट आंसर नो, ही डज नॉट नो मी. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और इन येस और नो क्वेश्चंस. नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस. अब ये बिल्कुल ऑपोजिट हैं टू द क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस. Open-ended means openly or in detail
जो हम आंसर लिखते हैं उसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कह सकते हैं. सो व्हाई दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड व्हाट आर दे फॉर? ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड विद अ सिंपल येस और नो. यानी आप सिर्फ येस या नो लिख के आंसर नहीं बता सकते. You require detail and the examiner also requires detail of the question. फिर इसमें जो रिक्वायर होते हैं वो रिस्पॉन्स होता है. यानी आपसे किसी बात की डिटेल पूछी जा रही है, रिस्पॉन्स पूछा जा रहा है, हो सकता है आपसे कोई ओपिनियन या सजेशन मांगी जा रही है, तो यू हैव टू राइट ऑल दिस इन योर आंसर. नेक्स्ट इट्स पर्पज इज़ डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड वैलिडेशन. यानी यहाँ पे हमने बात की थी येस या नो में बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक डिटेल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है. आपको बहुत तफसील से जितने भी आपके मार्क्स होते हैं क्वेश्चन, अगर 5 मार्क्स का है तो ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा. अब क्योंकि हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और वो मैं अभी बताती हूँ आपको कि हम कैसे करते हैं उसको. तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन या वैलिडेशन दी जाएगी वो डिटेल में होगी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स और मार्जिन. अब इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं. ज़्यादातर इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. WH टाइप ऑफ क्वेश्चन मीन्स ऐसे क्वेश्चन जिसमें ये वर्ड्स इंक्लूड होते हैं. यानी जो भी वर्ड्स WH से स्टार्ट होते हैं एज अ क्वेश्चन, तो वो जब स्टार्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन के, तो हम उनको WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं. जैसे व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन, होम, हुज, विच एंड हाउ. These all are included in WH type of questions. अब हम इनको डिटेल में देखेंगे और हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर करना चाहिए एंड हाउ मैनी यूजेस एंड हाउ मैनी डिफरेंट वेज वी कैन अडॉप्ट टू आंसर दिस क्वेश्चंस. जी, तो हम फर्दर करते हैं इसको डिस्कस के ये जो WH टाइप क्वेश्चंस हैं या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, इनको हम किस तरह से आंसर करते हैं और वो कौन से तरीके हैं, कौन से मेथड्स हैं, कौन से वेज हैं जिनको हम यूज़ करके डिफरेंटली आंसर कर सकते हैं एंड वी कैन गेन हाईएस्ट मार्क्स. सो सबसे पहले जो आपका ये क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन होता है अबाउट आंसर. राइट शॉर्ट आंसर्स इन 3 to 5 लाइन्स. यानी आपने जो आंसर करना है वो आपका आंसर दैट शुड बी इन 3 to 5 लाइन्स. यानी 3 से 5 लाइन्स में होना चाहिए. अब ये 3 से 5 लाइन्स जो हैं ये वेरी कर रही होती हैं अकॉर्डिंग टू द शीट. यानी जो आपका पेज है, अगर तो वो लैंडस्केप टाइप पेज है, बड़ा पेज है, तो उस पर जो लाइंस हैं ज़ाहिर है वो भी लॉन्ग लाइंस हैं. तो हम ऐसा करते हैं कि हम लाइंस कंसीडर करने की बजाय हम वर्ड्स कंसीडर करते हैं अपने आंसर के लिए कि हाउ मैनी वर्ड्स देयर शुड बी. तो अगर हम 3 to 5 लाइंस को कन्वर्ट करें इनटू वर्ड्स, तो एवरेज जो होती है, यानी एक लाइन जो होती है दैट कंसिस्ट ऑफ 5 वर्ड्स. यानी एक लाइन पे 5 वर्ड्स आ सकते हैं. जो हमारी पेज नॉर्मल जो शीट होती है उसकी एक लाइन पे मोस्टली 5 वर्ड्स हम लिख सकते हैं. तो हमने ऐसा किया कि 3 लाइंस को हमने वर्ड्स में मल्टीप्लाई कर लिया और ये 15 वर्ड्स बनते हैं. यानी अगर 3 लाइंस का आपका आंसर होगा दैट कंसिस्ट ऑफ 15 वर्ड्स, और अगर आपने 5 लाइंस पे आंसर लिखा है तो आपके 25 वर्ड्स होंगे. यानी आपको जो आंसर देना है जो कि रिक्वायर्ड है लेंथ उसकी, दैट मस्ट बी 15 to 25 वर्ड्स. तो ये 15 से 25 वर्ड्स में होना चाहिए आपका आंसर, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा. अब हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में से एक एग्जांपल लेते हैं इन क्वेश्चंस को डील करने की. हाउ टू टैकल सच क्वेश्चंस. वाज द गर्ल सफरिंग फ्रॉम फीवर. अब ये क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आपका जो लेसन है द यूज़ ऑफ फोर्स वहाँ से लिया गया है. वाज द गर्ल सफरिंग फ्रॉम फीवर. अब वॉज आ गया, वही जैसे अभी हमने पढ़ा कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इनका आंसर येस या नो में कंप्लीट हो जाता है. अब अगर तो वो गर्ल फीवर में मुब्तला थी या उसको फीवर था तो हम येस कहेंगे और नहीं था तो नो. इतना सिंपल आंसर है. लेकिन क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है 15 to 25 वर्ड्स, सो द आंसर इज़ इनकम्प्लीट हियर. तो जस्ट येस या जस्ट एक वर्ड में आप आंसर नहीं कर सकते, ना ही आपकी जो एक लाइन होनी चाहिए जिसमें 5 वर्ड्स हमने देखा था होते हैं, वो भी सफिशेंट नहीं है फॉर योर आंसर. तो हम इसका एक और वे देखते हैं हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन.
हमने ये करना है कि आंसर तो इसका येस या नो में ही होना है पहले तो हम ऐसे करेंगे, जो मेन आंसर है येस और नो वो हम स्टार्ट में लिखेंगे। इसके बाद हम इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए, इसको अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए इसको हम लॉन्ग कर देंगे और कुछ ऐसे बना देंगे कि हम कॉमा का यूज़ करेंगे। कॉमा के साथ इसलिए क्योंकि हमारा इट मीन्स द आंसर इज़ स्टिल कंटिन्यू, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम कुछ ऐसे बनाएंगे कि वो जो बाकी सेंटेंस था उसी को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू आंसर। मतलब क्वेश्चन की सेंस में जैसे वाज पहले होता है, हम यहाँ पे वाज पहले नहीं, सब्जेक्ट पहले ले आएंगे। इन सिंपल सेंटेंस होता है क्योंकि येस शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये हो गया हमारा यहाँ तक मेन आंसर इन अ सेंटेंस। लेकिन अगर हम इस एक सेंटेंस में देखें तो क्या हमारे वो वर्ड्स जिनका भी हमने कैलकुलेट किया था वो काफ़ी हैं इस आंसर के लिए। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 and 6. So up to this line there are 6 words. So these are not sufficient for the answer. और दूसरा हमारी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 25 वर्ड्स और मिनिमम 15 और 16 वर्ड्स। तो हम देख लेते हैं कि हमें कुछ और भी ऐड करना चाहिए। तो अगर आपका आंसर वहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, हालांकि आपका मेन आंसर यहाँ तक ख़त्म हो गया है, तो हमें अब थोड़ी सी रिक्वायरमेंट और फुलफ़िल करनी है जो कि क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो हम कुछ और ऐड करेंगे। हमने एक कंजंक्शन लिया और उसको उसी से सेंटेंस स्टार्ट कर दिया। एज शी वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, मतलब ये हुआ कि हम फिर इसी लाइन को थोड़ा और एलेबोरेट कर रहे हैं कि वो फीवर से कैसे सफ़र कर रही थी। एज शी वॉज ब्रीदिंग रैपिडली एंड हर फेस वॉज फ्लश्ड और रेड, फ्लश्ड मीन्स रेड हो जाना। तो अब ये वाली लाइन हमने ऐड करके इसको इंक्रीज़ कर दिया, इसकी लेंथ हमने एक्सटेंड कर दी। तो अब हम काउंट कर लेते हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर। यहाँ तो हमारे 6 वर्ड्स थे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 वर्ड्स। सो दिस आंसर कंसिस्ट ऑफ 16 वर्ड्स, यानी ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है क्वेश्चन की। सो अगर आपका क्लोज एंडेड भी क्वेश्चन आ जाता है जिसका आंसर येस या सिंपल नो हो सकता है, आप जस्ट एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आंसर नहीं लिखोगे। हाँ, ये ज़रूर करना है आपने कि जो मेन आंसर है जिसमें येस या नो का अमल दखल है वो आपने स्टार्ट में लिखना है और उससे रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है जो आप रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए दे रहे हो, वो आपने बाद में लिखना है। सो द राइट और रेलेवेंट आंसर मस्ट बी फर्स्ट एंड सेकेंडली और इन द लास्ट लाइन्स यू हैव टू राइट द डिटेल। सो दैट वाज अबाउट द क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं WH टाइप क्वेश्चंस की तरफ। जो अभी हमने टाइप्स डिस्कस की थी कि कितनी टाइप्स होती हैं, उसकी मैंने वो वर्ड्स भी आपको बताए कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो WH टाइप क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। सो दीज ऑल आर द वर्ड्स, 9 वर्ड्स हैं ये। अच्छा, अब हम पहले उन वर्ड्स को देख रहे हैं जो कि मोस्ट रिक्वायर करते हैं डिटेल, यानी आपका ये जो वाई से क्वेश्चन होगा जो स्टार्ट होगा उसमें ज़्यादा डिटेल पूछी जाएगी, रीज़न पूछी जा सकती है, कॉज पूछी जा सकती है। अब हम पहले इनको देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट रीजंस और कॉजेज़, यानी वाई वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें या तो किसी चीज़ की रीज़न पूछी जा रही होगी, ये क्यों हुआ, किस लिए किया गया ऐसा। तो रीज़न या कॉजेज़ वाले जो क्वेश्चन होता है वो हम किस तरह से आंसर करते हैं, ये है उसकी एक एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन जो है, वाई डज़ हैरी रिफ्यूज़ टू गिव पूडल हेयर कट टू मिस मैकिचन, ये क्वेश्चन आपके थर्ड प्लेस से लिया गया। थर्ड पे क्योंकि आपके थर्ड QBT में शामिल है, इसलिए मैंने यहाँ से एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको एक तैयारी भी हो जाए साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई डज़ हैरी रिफ्यूज़। सो द मेन क्वेश्चन इज़ वाई डज़ ही रिफ्यूज़। अब नेक्स्ट किस बात का रिफ्यूज़ल था, टू गिव पूडल हेयर कट टू मिस मैकिचन। अब हमने रीजंस लिखनी है कि ऐसा क्यों किया उसने या उसने इनकार क्यों किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू और व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व इन अ क्वेश्चन इज़ कि आपका क्वेश्चन किस टेंस में दिया जा रहा है। इज़ देयर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे हमारे पास जो टेंस की एक इंडिकेशन दी हुई है या जो सिंबल दी हुई है दैट इज़ डज़। तो ये डज़ जो है ये यूज़ होता है प्रेजेंट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में।
तो इट मीन्स द क्वेश्चन इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो द आंसर मस्ट बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एज वेल। तो आपने क्या करना है कि इसी टेंस को फॉलो करना है इन योर आंसर। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट फॉर्म लगाते जाएंगे थ्रू आउट द आंसर, और अगर यहाँ पे पास्ट होता, डिड होता सपोज, तो हम यहाँ पे डिड या सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करते इन योर आंसर। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। हैरी रिफ्यूज़ेस। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने पहले लगाया है क्योंकि हमने सिंपल सेंटेंस बनाना है, वाई नहीं लगाना स्टार्ट में, क्योंकि वाई लगाते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब जब हमारा क्वेश्चन होता है। तो जब हम सिंपल बनाते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब लगाते हैं। हैरी ने रिफ्यूज़ क्यों किया था? हैरी रिफ्यूज़ेस टू गिव पूडल हेयर कट। अब अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि बिकॉज से ही सेंटेंस शुरू कर देंगे, क्योंकि उसने ऐसा किया था तो इसलिए ऐसा हो गया। कोई भी आपका एक स्टैंडर्ड आंसर जो है वो बिकॉज से स्टार्ट नहीं होता। तो आपने अवॉइड करना है कि आप जब आप रीज़न बता रहे हो, बिकॉज लिख रहे हो सेंटर में, तो आप उसको स्टार्ट में ना लेके आओ। आप इस तरह नहीं लिखोगे कि बिकॉज ही हैज़ नॉट नोन हाउ टू गिव अ पूडल हेयर कट। तो ये आपने ये वाला सेंटेंस स्टार्ट में नहीं लिखना। आपने उसी सेंटेंस का एक हिस्सा जिसमें वो पूछा जा रहा है कि इस बात की या इस एक्शन की क्या रीज़न थी, वो आपने स्टार्ट में ले आना है। यानी क्वेश्चन के अलावा जो हिस्सा है, दैट वाज अबाउट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन के अलावा वाला हिस्सा यूज़ करेंगे इन द स्टार्ट ऑफ आवर आंसर। ये हमारा स्टार्ट वाला हिस्सा। हैरी रिफ्यूज़ेस हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी। हैरी रिफ्यूज़ेस टू गिव पूडल हेयर कट, सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द क्वेश्चन। अब हमने आंसर लिखना है जो हमें मालूम है और जो इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी गई है, ये कॉज या रीज़न हमसे पूछी गई है, उसके लिए हमने एक कंजक्शन यूज़ कर लिया, दैट इज़ बिकॉज, क्योंकि वाले सेंस में। अब बिकॉज के बाद हम अपनी वो सारी रीजंस लिख देंगे जो कि उन्होंने पूछी हैं, क्यों नहीं उसको पूडल हेयर कट किया। अब यहाँ पे भी हमने अकॉर्डिंग टू द टेंस, यानी क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट यूज़ हो रहा है, सो वी विल यूज़ प्रेजेंट हेयर एज वेल। क्यों किया उसने ऐसा? ही हैज़ नॉट नोन हाउ टू गिव अ पूडल हेयर कट। ये रीज़न थी कि वो जानता ही नहीं था या जानता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट बन रहा है। अब एक और यहाँ पे एक रूल आ रहा है कि जब भी आपका वर्ब आएगा नो, तो उसके बाद आप टू इन्फिनेटिव डायरेक्ट नहीं लगाते, बजाय यहाँ पे आप लिखते हैं कि ही हैज़ नॉट नोन टू गिव अ पूडल हेयर कट। जब नो वर्ब आएगा तो उसके बाद हम हाउ टू और फिर फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। सो दैट इज़ अ रूल कि इन ग्रामर कि अगर आपका नो वर्ब आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली टू या फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी टू के फ़ौरन बाद, यहाँ पे हाउ टू आएगा। ओके, ही हैज़ नॉट नोन हाउ टू गिव अ पूडल हेयर कट। वही वाली बात हम देखेंगे कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है। अब क्योंकि वाई क्वेश्चन है, WH टाइप क्वेश्चन है, तो वो ज़्यादा रिक्वायर करते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं आपसे। तो इसका मतलब है आपको सिर्फ एक लाइन में आंसर नहीं करना, दैट मस्ट बी मैक्सिमम इन 25 वर्ड्स, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, मिनिमम 15 वर्ड्स। तो अगर कुछ और रीजंस भी हैं उसकी तो हम वो भी ऐड कर लेंगे, इसलिए हमने कुछ और एडिशन किया है, और वो है कॉमा के साथ। कॉमा की यूज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम एंड से पहले कॉमा लगाते हैं तो उसकी रीज़न ये होती है कि एंड के बाद जो सेंटेंस हो रहा होता है स्टार्ट, वो कंपाउंड सब्जेक्ट रखता है या फिर कंपाउंड प्रेडिकेट रख रहा होता है, दैट इज़ वाई देयर इज़ अ कॉमा बिफोर एंड। तो यहाँ पे एंड से पहले हमने कॉमा लगा दिया क्योंकि हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा बताने वाले हैं, बजाय कि हमने फुल स्टॉप लगा के एक और सेंटेंस स्टार्ट किया है। हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह भी सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ही डज़ नॉट गिव वुमेन हेयर कट्स। एक रीज़न तो ये थी कि ही डज़ नॉट नो, उसको पता ही नहीं है। सेकेंड रीज़न, अब वो ख़वातीन के बाल काटता ही नहीं था, सो दैट वाज द सेकेंड रीज़न, और ये भी हमने कॉमा और एंड प्लेस करके ऐड कर दी। ये तो हो गई रीजंस। यहाँ पे भी वही प्रेजेंट फॉर्म यूज़ हुई है। नेक्स्ट जो हमने इन द लास्ट लाइन लिखना है वो सो से स्टार्ट करें हम, यानी हमने कुछ कंजंक्शंस लिए हैं, जैसे हमने यहाँ पे बिकॉज का इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पे एंड का यूज़ किया, एंड देन वी आर यूजिंग सो।
तो जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी, जितना अच्छा आप यूज़ कर रहे होगे वर्ड्स को, उतना ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके एग्जामिनर या आपके चेकर पे। सो हमने ये किया कि बजाय एक सिंपल लाइन लिखने के ही रिफ्यूज़ेस टू गिव अ पूडल हेयर कट, क्योंकि हमने बिकॉज लिखा था यहाँ पे, क्योंकि उसने ऐसा किया या वो नहीं जानता था, इसलिए उसने इनकार कर दिया पूडल कट करने से। तो हम बिकॉज को रिलेटेबल बना रहे हैं अपने लास्ट सेंटेंस के साथ, तो हमने इसलिए बिकॉज के साथ सो लगा दिया, क्योंकि उसने ऐसा किया था या वो ऐसा था, तो इसलिए ऐसा हो गया कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे एक हमने कंजंक्शन जोड़ दिया अपने सेंटेंस के मीनिंग्स क्लियर करने के लिए। तो ये कुछ और कंजंक्शंस हैं, कुछ और वर्ड्स हैं जो आप वाई वाले क्वेश्चंस में, जिसमें रीजंस या कॉजेज़ पूछी जाएंगी, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने सो यूज़ किया है, यहाँ पे देयरफॉर भी आ सकता है। देयरफॉर मीन्स इसलिए, सो का मतलब भी यही होता है। हैंस का भी यही मतलब होता है, इसलिए, सो ऐसा हुआ, सो आ गया। बिकॉज यूज़ करते होते हैं हम ऐसे सेंटेंसेस में। अगर आप बिकॉज यूज़ नहीं करना चाह रहे, कुछ और यूज़ करना चाह रहे हो या वेरिएशन लाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि वाई से स्टार्ट हो रहे हैं और आप चाह रहे हो कि उसमें आप कोई डिफरेंस शो करो, तो आप बार बार बिकॉज यूज़ करने के आप एज भी यूज़ कर सकते हैं। एज कंटेन्स द सेम मीनिंग ऑफ बिकॉज। एज और बिकॉज के सेम मीनिंग्स होते हैं, क्योंकि या जैसा कि एक ही मीनिंग रखता है। और एक और वर्ड है यहाँ पे दस जो है वो भी सो की मीनिंग देता है। सो दैट इज़ द वे और मैनी वेज यू कैन टैकल योर क्वेश्चन ऑफ वाई। इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी एक डिटेल आंसर रिक्वायर कर रहा होता है, तो इसलिए मैंने पहले इसको डिस्कस करना मुनासिब समझा। यहाँ पे है हाउ, WH टाइप क्वेश्चन में से एक वर्ड। अब जो क्वेश्चंस हाउ से स्टार्ट होते हैं उनको हम कैसे टैकल करेंगे और उनके आंसर में हम क्या क्या लिखेंगे। हाउ क्यों यूज़ होते हैं क्वेश्चन में? हाउ इज़ यूज टू आस्क अबाउट मैनर और प्रोसेस, यानी ये पूछा जा रहा होता है कि किस तरह हुआ ये काम, कैसे हुआ, उसने ऐसा कैसे किया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब इनको रिक्वायर होती है, सो दे आस्क द क्वेश्चन इन हाउ। सो देयर इज़ एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर शॉर्ट स्टोरीज। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी शॉर्ट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मेजाई से लिया गया है। हाउ ब्यूटीफुल वॉज द गोल्ड वॉच चेन। अब जो डेला ने गोल्ड वॉच चेन ख़रीदी थी वो कितनी खूबसूरत थी, कितनी या किस तरह या कैसी थी, तो वही प्रोसेस, मैनर, क्वालिटी की बात हो रही है। सो ये भी एक डिटेल मांग रहा होता है ऐसा क्वेश्चन, तो हमने डिटेल ही में आंसर लिखना है। सो द आंसर इज़, ये बड़ा सिंपल आंसर है लेकिन हम इसको डिफरेंटली करने की कोशिश करते हैं कि और किस तरह से इसको डील किया जा सकता है। अब हम इसी गोल्ड वॉच चेन की बात कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे इट भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में आया है फ्रेज द गोल्ड वॉच चेन, इसको भी आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हो इट की जगह। द गोल्ड वॉच चेन वाज और इट वॉज प्लेन एंड सिंपल। ये बड़ा सिंपल सा सेंटेंस था, ये प्लेन और सिंपल थी। इट्स वैल्यू वॉज इन इट्स प्योर एंड रिच मटीरियल। अब क्योंकि हमें काफ़ी डिटेल में बताया गया था इन द शॉर्ट स्टोरी, तो हमने वो सारी बातें लिख देनी है जो कि उस वॉच चेन के बारे में हमें बताई गई थी। तो प्लेन थी, सिंपल थी, प्योर थी और उसका रिच मटेरियल था। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आ गए जो कि इसकी बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़। अब अगर आप चाहो तो इतना सिंपल आंसर भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन हम वेरिएशन लाना चाह रहे हैं, हम इसको डिफरेंटली डील करना चाह रहे हैं और हम इसको बहुत ही और तरीके से टैकल करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिफरेंट यूज़ ऑफ वोकैबुलरी कर सकते हैं। सो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर जस्ट ऑल्सो और टू, इनमें से कोई एक। अब इन सब के सेम ही मीनिंग्स हैं। जैसे हमने यहाँ पे एंड यूज़ किया तो उसकी जगह हम यहाँ पे ऑल्सो भी लगा सकते थे, टू भी लगा सकते थे, एज वेल एज भी आ सकता था और नॉट ओनली बट ऑल्सो भी आ सकता था। फॉर एग्जाम्पल हम इस सेंटेंस को नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा के करते हैं। इट वॉज नॉट ओनली प्लेन बट ऑल्सो सिंपल, यानी हमने बट ऑल्सो लगा के, नॉट ओनली लगा के, या फिर हम एज वेल एज लगाएं, इट वॉज प्लेन एज वेल एज सिंपल। तो हमारे जो हैं वर्ड्स एक्सटेंड भी हो जाएंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड आ जाएगा आंसर का, इतना सिंपल नहीं रहेगा।
यानी जो कॉलेज स्टैंडर्ड होता है एक हाई क्लासेस के बच्चे के क्वेश्चन को डील करने का स्टाइल और एक मैट्रिक क्लास या प्राइमरी स्कूल के बच्चे का क्वेश्चन डील करने का स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए। सो हम ये वोकेबलरी या ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इन आवर आंसर। तो आप चाहो तो एंड लिख दो, चाहो तो एक्सटेंड करने के लिए वर्ड्स को और ज़्यादा सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हम ऐसे करेंगे कि इनमें से कोई फ्रेज़ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हम ऑल्सो या टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स वैल्यू वाज इन इट्स प्योर एंड रिच मटेरियल ऑल्सो एंड में भी लगाया जा सकता है या टू भी लगाया जा सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ एंड वाई क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फर्दर क्वेश्चंस की तरफ। हमने पहले डिस्कस किया कि वो कौन से WH टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें काफ़ी डिटेल रिक्वायर होती है। वैसे तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं WH टाइप वाले, इनमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मतलब आपका सिर्फ येस या नो या सिंपल एक सेंटेंस में आंसर कवर नहीं हो सकता। पहले हमने पढ़ा वाई और हाउ के आंसर्स के बारे में, अब हम चल रहे हैं व्हाट के बारे में। व्हाट इसकी कई सारी यूजेस हो सकते हैं। मतलब ये कई तरह से ये जो वर्ड है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ हो सकता है। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट द हैपनिंग, नेम, सिचुएशन एंड सो ऑन। यानी किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। सिचुएशन कैसी थी, क्या हुआ, या उसका नाम क्या था, और वट एवर। तो यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं ऐसे क्वेश्चंस की। तो 2-3 क्वेश्चंस की एग्जांपल्स तो मैंने यहाँ पे दी हैं, बाकी आपको आइडिया हो जाएगा जब आप तैयारी करोगे अपने क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एमर्सन से अबाउट गुलिस्तान। वही वाली बात कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है तो हमारा आंसर भी जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे आंसर तो नहीं लिखा, लेकिन आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि अगर तो वो किसी सेइंग के बारे में, जैसे एमर्सन ने क्या कहा था, ये गुलिस्तान ऑफ सादी से क्वेश्चन है। अगर तो वहाँ पे एमर्सन की जो बात है, जो कोटेशन है, जो कोट है, वो डायरेक्ट स्पीच में है, यानी उसमें कोटेशन मार्क्स यूज़ हो रहे हैं, तो आप भी आंसर में कोटेशन मार्क्स के साथ ही वो कोटेशन ऐड करोगे। और अगर तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में है, मतलब वहाँ पे कोटेशन मार्क्स नहीं आ रहे बल्कि सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी हुई है पास्ट में या प्रेजेंट में, तो आप उसको वैसे लिखोगे। अब क्योंकि गुलिस्तान ऑफ सादी में उसने इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बल्कि डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन कोट की है वहाँ पे, तो हम यहाँ पे आंसर जो लिखेंगे वो भी डायरेक्ट स्पीच में होगा। द आंसर मस्ट बी लाइक एमर्सन सेज अ केबाब ऑफ वर्सेटाइल जीनियस। और ये सारी कोटेशन आपको पता है जो लेसन में लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखी, तो यहाँ पे एक उसका पार्ट लिखा है, एपिलैफ और ये सारी बातें थी इसमें। सो अगर वो डायरेक्ट स्पीच है, एक कोटेशन है, तो आप इसको एज इट इज़ एज ए कोटेशन लिखोगे। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का नाम पूछा गया है। अब वर्ड से स्टार्ट होता है जब हम किसी का नाम पूछते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है, किसी पोएम से क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोएम नाइट मेल और द रेन। तो एक तो आपने सबसे पहले, जैसे अभी हमने एग्जांपल की थी क्लोज एंडेड क्वेश्चन वाली, कि हम जस्ट येस या नो लिख के आंसर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन। क्योंकि वो 3 to 5 लाइन्स में लिखना होता है, इसलिए हमने वहाँ पे और मज़ीद एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो हम पहले तो नेम लिखेंगे, यानी जो हमारा मेन पार्ट है क्वेश्चन का, जो आंसर हमने पहले देना है, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो आंसर हम पहले लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमसे द रेन के पोइट के बारे में पूछा गया है, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द रेन, तो हम लिखेंगे W.H. डेविस इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द रेन। अब यहाँ पे तो एक सेंटेंस हो गया, लेकिन हमें कहा गया था 3 to 5 लाइन्स में आंसर करना है, तो हमने लाइन्स एक्सटेंड करनी होंगी, ऐड करनी होंगी। इसमें हम कुछ और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अबाउट डेविस। जैसे डेविस के बारे में मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी जब हमने पोएम पढ़ी थी कि ही वॉज़ अ पैडलर एंड ही वॉज़ अ ट्रैम्प, तो ये सारी बातें हम उसमें ऐड कर सकते हैं कि ही वॉज़ बेसिकली अ वेरी पुअर बॉय एंड ही यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम इंग्लैंड टू अमेरिका। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप 1-2 लाइन्स में लिख सकते हो, देन यू कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट। ये तो होगी 2 एग्जांपल्स इसकी। अब जिसका मैंने आंसर भी साथ लिख दिया है वो मैं दिखा रही हूँ आपको।
ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ट्रीज व्हेन द लोकस्ट अटैक। ये आपका वो जो लेसन है अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, वहाँ से लिया गया और ये आपके सिलेबस में भी शामिल है जो अब 3rd QBT में आने वाला है टेस्ट। आंसर है कि वो कंडीशन क्या थी ये पूछा जा रहा है, वही वाली बात कि सिचुएशन पूछी जा सकती है। सो हेयर द सिचुएशन और कंडीशन इज़ बीइंग आस्क्ड, तो हमने आंसर कैसे लिखना है। अब वही वाली बात, सबसे पहले आप टेंस देखोगे और टेंस में अगर पास्ट है तो पास्ट यूज़ करोगे, एज देयर इज़ वाज तो हम यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म ही लगाएंगे। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ट्रीज? द ट्रीज लुक्ड क्वियर एंड स्टिल, दे वर क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, दे आर बोर्ड वे टू द ग्राउंड। अच्छा, अब यहाँ पे चाहो तो आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो, यहाँ तक सफिशिएंट है आपका आंसर। लेकिन वही वाली बात, आप कुछ कंजक्शन यूज़ करके, कुछ फ्रेजेस यूज़ करके अपने सेंटेंस को, अपने आंसर को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, मैंने यहाँ पे उसकी रीज़न भी बता दी कि उसका जो बोझ थी, जो ब्रांचेस थी, वो क्यों ग्राउंड तक बोझ की वजह से गिर गई थी। तो वो कौन सा बोझ था, एक कौन सी हैवीनेस थी जिसकी वजह से वो नीचे गिरी हुई थी। तो ये रीज़न भी मैंने कुछ ऐड कर दिया ड्यू टू लगा के। तो आप इस तरह की फ्रेजेस या इस तरह के कंजक्शन यूज़ कर सकते हो, ड्यू टू द हैवीनेस ऑफ द लोकस्ट। तो इस तरह ऑटोमेटिकली आपकी जो लेंथ है आंसर की वो भी एक्सटेंड हो जाएगी। फर्दर आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखूं, लेकिन बस आपने कुछ कंजंक्शंस या कुछ फ्रेजेस यूज़ करके अपने आंसर को एक्सटेंड कर देना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट व्हाट। ये ऐसा क्वेश्चन था व्हाट, व्हाई, हाउ वाले क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है क्योंकि वो बहुत डिटेल तलब कर रहे होते हैं आपसे। अब हम आ रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो हैं तो WH टाइप क्वेश्चंस ही, लेकिन इसमें कुछ मेन या टू द पॉइंट चीज़ें पूछी जाती हैं। सो लेट्स हैव अ लुक देम। जी, ये क्वेश्चन है WHO टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्ट में हु लिखा होता है। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन में सब्जेक्ट कोई नहीं होता और सब्जेक्ट यहाँ पे हु होता है। इट मीन्स अबाउट पीपल, यानी किसी बंदे के बारे में पूछा जा रहा है, कुछ लोगों के बारे में पूछा जा रहा है, यानी यहाँ पे किसी न किसी पर्सन का होना ज़रूरी है। आंसर में किसी ना किसी का नेम या कोई पर्सन वहाँ पे होगा। सो हु वाज अब्राहम, तो हमें अब्राहम के बारे में डिटेल बतानी है। नेम तो हमें बता दिया गया, लेकिन अब हमने उसी नेम को डिटेल में कन्वर्ट कर लेना है। हज़रत अब्राहम वाज अ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी एंड ही हैड ट्रू फेथ इन अल्लाह, ही वाज थ्रोन इनटू द फायर। ये वाली सारी लाइन आपके आंसर में मौजूद है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो मैंने ज़्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं ली क्योंकि मुझे और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी थी। तो ये लाइंस भी आप ऐड कर सकते हो कि ही वाज थ्रोन इनटू द फायर एंड ही वाज प्रोटेक्टेड बाय बिकॉज ऑफ हिज लव विद गॉड। अब यहाँ पे हमारा मेन आंसर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। हज़रत अब्राहम वाज अ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी। लेकिन वही वाली बात, हमने कुछ ऐड करना है, हमने अपने 25 वर्ड्स या 3 to 5 लाइन्स की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है। सो दैट वाज अबाउट हु। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है इट मीन्स अबाउट टाइम, यानी ऐसा कब हुआ। वो टाइम मतलब कोई भी सिचुएशन वाला टाइम हो सकता है, रात का टाइम, सुबह का टाइम, कोई भी ऐसा टाइम, या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है। जैसे अब ये क्वेश्चन है व्हेन डज़ अ पर्सन रिमेंबर गॉड। अब व्हेन डज़ में कोई टाइम नहीं पूछा जा रहा है कि किस टाइम पर, 5 o'clock, 6 o'clock, इस तरह के टाइम की बात नहीं हो रही। व्हेन मीन्स कोई सिचुएशन पूछी जा रही है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें इंसान जो है वो खुदा को याद करता है। अच्छा, जो हज़रत अब्राहम वाला क्वेश्चन था वो लिया गया था आपकी पोएम ही से, ही केम टू नो हिमसेल्फ, सॉरी रुबाइयात से है ये क्वेश्चन। और ये जो है ये है माई नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग इज़ लास्ट। ये दोनों क्वेश्चन आपकी पोएम से हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। व्हेन डज़ अ पर्सन रिमेंबर गॉड। अब इसमें आंसर है अ पर्सन रिमेंबर्स गॉड। वही वाली बात कि हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेना है इनटू अ सिंपल सेंटेंस और इसको आगे बढ़ा देना है। अ पर्सन रिमेंबर्स गॉड ऑलवेज इन द आवर ऑफ नीड। कब याद आता है? जब हमें ज़रूरत होती है, हमें लगता है कि हमारे पास और कोई सहारा नहीं है, आसरा नहीं है, तो हमें खुदा की याद आती है। सो द आंसर मस्ट बी कम्प्लीटेड हियर। लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट देख रहे हैं तो हम कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं।
Whenever a person feels helpless or upset, he remembers God and seeks help from him. तो ये भी इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी एक थोड़ा सा एलेबोरेट किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हमें किस वक्त या किस सिचुएशन में खुदा की ज़रूरत पड़ती है और कब हमें खुदा बहुत याद आता है। साथ ही हम शॉर्टली ब्रीफली इसको हम ना डिस्कस करते जाते हैं, जो हमारी कुछ चीज़ें रह रही हैं WH टाइप क्वेश्चन में से। तो हम देखते हैं, एक है होम जो जब क्वेश्चन आता है होम के साथ, उसमें बात होती है अबाउट पीपल, किसको जैसे कहा जाता है, किन लोगों को या किसको। एक है विच जब पूछा जाता है इट मीन्स अबाउट चॉइसेस, यानी किस चीज़ के बारे में, क्या चीज़ थी, क्या रीज़न ही किसी भी चीज़ के बारे में या चॉइस के बारे में। अब जैसे होम की एग्जांपल, आपका एक क्वेश्चन है, फॉर होम डज द नाइट मेल ब्रिंग मेल, ये आप आंसर देख लोगे। विच का क्वेश्चन एग्जांपल है, विच वीकनेस ऑफ द मॉडर्न मैन इज़ मैंशन इन द पोएम लीजर। तो ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हो गई। लास्ट हम चलते हैं, हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी है, उसको देखते जाते हैं, एंड दैट इज़ हुज़। अब हुज़ भी अबाउट पोजेशन होते हैं, जैसे हम उर्दू में कहते हैं किसका, यानी पोजेशन शो करे किसी बंदे की, किसी ख़ास राब्ते के या रिलेशनशिप के बारे में। अब इसकी क्वेश्चन एग्जांपल है, विदाउट हुज़ लव इज़ बुल्ला इन लॉस, यानी किसके बगैर बुल्ला जो है वो खसारे में है। इसका मतलब हुआ है कि यहाँ पे भी हमने किसी न किसी पर्सन ही का जिक्र करना है। पोजेशन में एक पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक किसी हमें ऑलरेडी हम पोएम पढ़ चुके हैं, तो हमें आइडिया है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं आंसर। बुल्ला's फ्रेंड इज़ नो मोर एंड ही फील्स ग्लूमी। अब वो सारा बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि बुल्ला की सिचुएशन क्या है। अब यहाँ तक तो हो गई सिचुएशन, बैकग्राउंड कि क्या बात थी, क्या रीज़न थी कि बुल्ला लॉस फील कर रहा है। दो ही इज़ अटरली अपसेट एट द सेम टाइम ही कैन नॉट। अच्छा, यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं दो। अब ये भी वही वाली बात कि आप कुछ फ्रेजेस और कंजंक्शन यूज़ कर सकते हो। आप सेंटेंस में दो या ऑल दो लगा सकते हो, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको मीनिंग्स को ज़्यादा सिग्निफिकेंट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। ऑल दो या दो जब यूज़ होता है सेंटेंस में, तो इसके बाद एक रूल है कि आप येट या बट नहीं लगा सकते। और अगर आप येट नहीं लगा रहे, वैसे तो बहुत सारी जगह लगा भी हुआ होता है, रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन अगर आप येट नहीं लगा रहे तो आप यहाँ पे कॉमा लगा दोगे। लेकिन अगर आप दो या ऑल दो के बाद येट के बट लगा रहे हो तो फिर हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे। जैसे अगर मैं सेंटेंस कुछ ऐसे लिखूँ, दो ही इज़ अटरली अपसेट येट एट द सेम टाइम। अब मैंने येट नहीं लगाना चाह रही तो मैं इसकी जगह कॉमा लगा सकती हूँ। ऑल दो का यूज़ भी ऐसे ही है, जैसे हम मिस्टर ह्यूबर्ट वाला क्वेश्चन ले लें तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑल दो मिस्टर ह्यूबर्ट वाज अ पुअर मैन बट, और येट, या फिर जस्ट कॉमा लगा दें, ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन। दो ही इज़ अटरली अपसेट एट द सेम टाइम, येट वाले मीनिंग्स या बट वाले मीनिंग्स हैं यहाँ पे, क्योंकि कंजंक्शन की जगह भी कॉमा हम प्लेस कर सकते हैं। अगरचे वो मुकम्मल तौर पे अपसेट है, अटरली होते हैं कम्प्लीटली। एट द सेम टाइम ही कैन नॉट, ये बाकी पार्ट इसके लास्ट में है। एट द सेम टाइम ही कैन नॉट ब्लेम अल्लाह अलमाइटी एट द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। अब उसकी सिचुएशन बड़ी ही डिफ़िकल्ट है, एक तो वो ग्लूमी है, सैड है, हेल्पलेस है, लेकिन वो अल्लाह ताला को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो उसका वाहिद आसरा या सहारा रह गया। सिंस, अब एक और हमारे पास कंजंक्शन आ गया, सिंस ही रिमेंबर्स हिम व्हेन ही सीज समवन डाइंग। सिंस होते हैं जैसे चूंकि या जैसा के वाले मीनिंग्स में, तो यहाँ पे हम सिंस भी लगा सकते हैं अगर कहीं पे सूटेबल बन रहा होता है। ही रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प हिम दस, एक और एग्जांपल आ गई जो कि मैंने अभी आपको बताई थी कि आप सो की जगह दस भी लगा सकते हो। दस बुल्ला इज़ ए लॉस विदाउट द लव ऑफ अल्लाह अलमाइटी। सो दैट वाज अबाउट हुज़। और एक चीज़ जो हमारी रह रही है दैट इज़ वेयर। वेयर जो यूज़ होता है वो अबाउट प्लेसेस यूज़ होता है। जैसे पूछा जाए कि वेयर वाज द हैरी शॉप लोकेटेड, तो हम वहाँ पे हैरी की जो शॉप थी वो कहाँ पे थी, वो हम लोकेशन वगैरह लिख देते हैं। तो लोकेशन और प्लेसेस के बारे में जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे वेयर लगा होता है।
So that was all about WH type questions and questions. If you have any question, you may ask in the comment section. And thank you for watching and your attention. Allah Hafiz.